नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे गंगा नदी तंत्र से संबंधित। गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम के अंदर हम प्रत्येक पॉइंट को अच्छे तरीके से बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी जो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी इस प्रकार से है क्योंकि गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के अंदर बहती है। सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर बहती तो गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी होती, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित कर रखा है। गंगा नदी को भारत ने राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था तो आप बताएंगे। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत ने गंगा नदी को अपनी राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया तो आप बता देना, 2008 में। लेकिन प्यारे साथियों, आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो भारत और बांग्लादेश के अंदर बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यदि हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है, गंगा। गंगा नदी को हम मैप के अनुसार अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट इसके ऐसे हैं जो मैप से पहले बताने योग्य हैं, तो हम आपको बता देते हैं। गंगा नदी जिसकी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई बताई जाती है। ये भी एक सभी के सामने चिंतन का विषय रहता है कि किसी बुक के अंदर ये लंबाई आपको 25-10 किलोमीटर मिल जाएगी। गंगा नदी जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगी कि ये लंबाई जो है 25-10 किलोमीटर है। नो डाउट, गंगा नदी उत्तराखंड के अंदर 310 किलोमीटर बहती है, यूपी में 1140 किलोमीटर बहती है, बिहार में 455 किलोमीटर बहती है और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर ये नदी 520 किलोमीटर बहती है। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने बच्चे कि गंगा नदी जो भारत की एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र जो बहती है कहां पर तो आप बता देना, उत्तराखंड में 310, यूपी में 1140, बिहार में 455 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। याद रखना आपने ये भी चीजें। गंगा नदी भारत की एक राष्ट्रीय नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। लेकिन इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो भारत है, इस भारत के क्षेत्रफल का 1/3 जो क्षेत्रफल है वो गंगा नदी का विशाल मैदान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 मैदान के अंदर, 1/3 क्षेत्रफल के अंदर गंगा नदी का मैदान फैला है। यह भी आपने याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसके 1/3 क्षेत्रफल के अंदर गंगा नदी का मैदान फैला है। किसका मैदान फैला है तो आप बताएंगे, गंगा का मैदान फैला है। भारत का या उत्तर भारत के अंदर जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, विश्व की कुल जनसंख्या का, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 8% जनसंख्या गंगा नदी के क्षेत्र में निवास करती है। अरे पॉपुलेशन में तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। पॉपुलेशन में तो भारत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे। और देखना आगे आगे भारत के युवा इसी प्रकार से भाई साहब समृद्धि करते रहे तो क्या पता चीन को भी पीछे छोड़ दें। नहीं, होड़सी मची और यूपी के युवाओं ने तो कसम खा रखी है, काफी देशों को पीछे छोड़ रखा है। तो ऐसे ही यदि हम उन्नति करते रहें सब मिलकर, सभी युवा मिलकर, तो जनसंख्या में चीन को भी पछाड़ देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जनसंख्या में भाई जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, यदि अभी कोई कानून नहीं बना तो। और जनसंख्या बढ़ती है तो सभी को प्रॉब्लम होती, क्योंकि जनघनत्व भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। और संख्या बढ़ेगी तो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर बहुत ज्यादा व्यक्ति निवास करने लगेंगे। खेती बाड़ी के लिए जमीन बचेगी नहीं, हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, मकान बन जाएंगे, लोग रहने लगेंगे। लेकिन जनसंख्या के ऊपर एक कानून बहुत जल्द आना चाहिए। जैसे चीन के अंदर हुआ था वैसे ही कानून भारत में आएगा, तभी बात बनेगी, वरना तहस नहस हो जाएगी कहानी। कोई बात नहीं है। विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या मिलती है उसका लगभग 8% जनसंख्या गंगा नदी के क्षेत्र में निवास करती है। याद रखें, विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% जनसंख्या है ये गंगा नदी के क्षेत्र के अंदर निवास करती। याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब उत्तर भारत के अंदर निवास करती, क्योंकि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसमें गंगा नदी का महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है।
वैसे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या, उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% में से 8% जो जनसंख्या वो गंगा नदी क्षेत्र में निवास करती है। गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है, गंगा नदी का जो एरिया है, उसके अंदर 8% जनसंख्या निवास करती है। WWF के कार्यकारी निदेशक सैजल वोरा। WWF के कार्यकारी निदेशक कौन है तो आप बताएंगे सैजल वोरा। सैजल वोरा के अनुसार, WWF के कार्यकारी निदेशक सैजल वोरा के अनुसार गंगा नदी 30 से 40% पानी, गंगा नदी 30 से 40% पानी ग्लेशियर से, हिमनद से प्राप्त करती है। गंगा नदी 30 से 40% पानी है वो ग्लेशियर हिमनद से प्राप्त करती है, और सिंधु नदी ग्लेशियर या हिमनद से 70 से 80% पानी प्राप्त करती है। WWF के कार्यकारी निदेशक सैजल वोरा के अनुसार गंगा नदी 30 से 40% पानी और सिंधु नदी इंडस रिवर 70 से 80% पानी है वो ग्लेशियर से, हिमनद से प्राप्त करती है। ग्लेशियर जिसे आप हिंदी में हिमनद या हिमानी के नाम से जानते हैं, ये हमने पहले भी बताया था कि पृथ्वी की सतह पर एक विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने वजन के कारण, अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर हिमनद या हिमानी के नाम से जानी जाती। अरे एक छोटा सा दैनिक एग्जांपल लेकर चलिएगा। यदि आप रेतीले प्रदेशों के अंदर रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते हैं रेत के, लेकिन नीचे से जब जेसीबी मशीनें खुदाई करती है तो एक बहुत ऊंचा टीला रेत का टूटता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे ही तो होता है, बर्फ के अंदर भी तो ऐसे ही है। एक बहुत बड़ा बर्फ का आकार, एक मतलब बहुत बड़ा कोई पिंड है बर्फ का, और वो अपने आप गति कर रहा है। वहीं तो ग्लेशियर है, वहीं तो हिमनद है, वहीं तो हिमानी है। जैसे रेत ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता हुआ आता है टूटने के बाद, ऐसे ही बर्फ का टुकड़ा भी, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा भी टूटने के बाद में आता नीचे की तरफ खिसकता है अपने वजन के कारण। वहीं तो ग्लेशियर है, वहीं तो जिसे हिंदी में आप हिमनद या हिमानी के नाम से जानते हैं। अब हम गंगा नदी को मैप के अनुसार पढ़ेंगे। गंगा नदी को मैप में पढ़ाना एक नामुमकिन सा होगा, क्योंकि भारत का मैप छोटा बनेगा और बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर आएगा नहीं। तो हम आपको गंगा नदी ऐसे बताएंगे, भारत का मैप ना बनाकर, और सीधे बताते चलेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसके पॉइंट बनते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। बहुत आसान है, और बहुत आसान और एकदम जहर तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में उत्तराखंड के अंदर, यहां पर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा और इस तरह बना लेते वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास में उत्तराखंड के अंदर एक ग्रेट हिमालय के अंदर, महान हिमालय का नाम सुना है ना, विश्व की जितनी भी लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां हैं वो महान हिमालय के अंदर स्थित है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटियों में से एक गंगोत्री या गंगोत्री ग्लेशियर भी महान हिमालय के अंदर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर कुमायूं हिमालय या महान हिमालय के अंदर स्थित है। जब हिमालय को हम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ बांटेंगे तो वो पड़ेगा महान हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर, और वेस्ट टू ईस्ट जब हम हिमालय को बांटेंगे तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कुमायूं हिमालय के अंदर पड़ेगा, उत्तराखंड के अंदर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है और उस जलधारा का शुरुआती नाम जाह्नवी होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकली, एक पानी की जलधारा निकली जिसका शुरुआती नाम जाह्नवी था। जब ये जाह्नवी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है गोमुख। उत्तराखंड के अंदर ही एक स्थान आता है गोमुख। गोमुख के बाद में जब ये जलधारा आगे बढ़ी तो यही जलधारा भागीरथी के नाम से जानी गई। भागीरथी के नाम से जानी गई। भागीरथी के बारे में आपने देखा होगा, एक शायद बाहुबली के अंदर कोई गाना भी था भागीरथी से संबंधित, जिसमें वो बाहुबली वगैरह होता है, वो शिवलिंग वगैरह को उठाकर लेकर आता है। देखिए कितने ताकतवर है। एक्चुअल में वो प्लास्टिक का था शिवलिंग, लोगों को सिर्फ पागल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बाहुबली वगैरह का जो सेट वगैरह है उसमें आज भी वो शिवलिंग रखा हुआ है, वो बहुत हल्का है, कोई भी जाकर वहाँ उठा देगा। तो ये याद रखा, ऐसा मत सोचना कि वो तो पत्थर का शिवलिंग था, बाहुबली ने उठा दिया था। ऐसे तो बाहुबली मांझी बन जाता, पहाड़ को काट देता पूरे तरीके से, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है तो शुरुआत में इसका नाम जाह्नवी होता है, और जैसे ही उत्तराखंड का गोमुख आता है इसका नाम बदल जाता है। अरे नाम और शकल और सूरत समय समय पर बदलते रहते हैं।
गांव में आपका नाम कुछ होता है, स्कूल में आपका नाम कुछ होता है, दोस्तों में आपका नाम कुछ होता है। तो ऐसे ही गंगा नदी का नाम भी बदला गया और हम बताएंगे कहां कहां किस किस नाम से जाना जाए। गोमुख के बाद में इस नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना गया। गोमुख के बाद में इस नदी को किस नाम से जाना गया प्यारे स्टूडेंट? भागीरथी नदी के नाम से। जब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के अंदर ही इस भागीरथी नदी के अंदर एक छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है भिलांगना नदी। जिसका नाम क्या होता है बच्चे? भिलांगना नदी जिसका नाम होता है। अब ये भिलांगना और भागीरथी नदी का जो संगम है वो संगम किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे गोविंद प्रयाग के नाम से। कहने का मतलब भागीरथी और भिलांगना जब आपस में मिलती है तो वो स्थान होता है गोविंद प्रयाग। अब ये गोविंद प्रयाग के अंदर भिलांगना और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिली, दोनों का पानी इकट्ठा हुआ। ये जब जैसे ही पानी इकट्ठा हुआ इस पानी को तुरंत रोक दिया गया। और तुरंत कौन से बांध के माध्यम से रोका गया? तो आप बताएंगे भारत के सबसे ऊंचे बांध के माध्यम से। भारत का सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम टिहरी बांध है। टिहरी बांध जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 में और जिसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 2006 के अंदर। देखो इतने मतलब एक दो मिस्त्री तो ऐसे होते होंगे जिनके पूरे जीवन में वो 2 ही बांध बनाते होंगे, ऐसा ही है ना भाई। और यदि ऊपर से गिर वगैरह गया तो क्या पता पहले बांध में ही समाप्त हो जाए। कुछ मिस्त्री कुछ कारीगर तो ऐसे होते होंगे जो पूरे जीवन में 1-2 ही बांध बनाते होंगे। आप देख लीजिए इस बांध का निर्माण कार्य जो टिहरी बांध है उत्तराखंड के अंदर, उसका निर्माण कार्य 1978 में 1978 में शुरू हुआ और समाप्त हुआ 2006 के अंदर। तो देखें भागीरथी और भिलांगना नदी जिस स्थान के ऊपर मिलती है उस स्थान का नाम है गोविंद प्रयाग। और इसी गोविंद प्रयाग के पास में एक उत्तराखंड के अंदर एक बांध है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे टिहरी बांध। कौन सा बांध है बच्चे? टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। 260.5 मीटर है, लेकिन ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। आप सभी को ये पहले भी मालूम था। उत्तराखंड के अंदर इस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। हमने अभी तो बताया है कि बच्चे का स्कूल में ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, गांव में कुछ और होता है और यहाँ पर दोस्तों में कुछ और होता है। ऐसे ही और भाई साहब आजकल जो फेसबुक वगैरह है और ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह, यहाँ पर तो कुछ और ही क्रांतिकारी टाइप का नाम मिलेगा। नहीं, यहाँ पर तो होता है, मतलब देखा हमने भी, ऐसा लिखा होता है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहर नहीं। आजकल डीजे बजाता फिर रहा है गांवों के अंदर, ऐसा होता है। ऐसा भी होता भाई, वो भी अपना बिजनेस है तो कोई बात नहीं। गोविंद प्रयाग भागीरथी और भिलांगना नदी का जो संगम है वहां पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। लेकिन इसको वहां पर स्थानीय भाषा में या उत्तराखंड के अंदर किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से उत्तराखंड के अंदर जाना जाता है। इस बांध को उत्तराखंड के अंदर किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? तो आप बता देना, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से उत्तराखंड के अंदर जानते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब जैसे ही ये नदी आगे बढ़ी, भागीरथी नदी गोविंद प्रयाग से आगे बढ़ी, तो उत्तराखंड का एक स्थान आ गया जिसका नाम क्या था? देवप्रयाग। अब ये जो देवप्रयाग महादेव है, इस देवप्रयाग के अंदर इस नदी को रोक दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम ऊपर से अलकनंदा नदी को लेकर आएंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदी को आपस में मिलवाएंगे, इनका संगम करवाएंगे और उसके बाद में हम गंगा नदी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखें हमारे पास में उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेते हैं, जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। इसी की साइड में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है माना ग्लेशियर या माना हिमनद। एक माना दर्रा भी है, एक माना पास भी है, एक नीति पास भी है, एक लिपुलेख दर्रा भी है। तो ऐसे ही हमारे पास में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, एक ग्लेशियर जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, एक ग्लेशियर जिसका नाम है माना ग्लेशियर। ग्लेशियर हम बता चुके हैं क्या है। अब ये ग्लेशियर है तो ग्लेशियर जैसे ही पिघलेगा तो पानी तो यहां से भी चलेगा और पानी चलेगा तो वो नदी के रूप में चलेगा। अब सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकली और उस जलधारा का नाम क्या था? तो आप बताएंगे अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा चली
और उस जलधारा का नाम क्या था भाई, तो आप बता देना। उस जलधारा का नाम था अलकनंदा। जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, इस माना ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था धौली गंगा। जिसका नाम क्या था भैया, धौली गंगा। माना ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था धौली गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था अलकनंदा। ये अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिल जाती, क्योंकि पहले का कोई बचपन का प्यार होगा, आपस में मिल गई दोनों नदियां। अब जैसे ही दोनों नदियां मिली, ये दोनों नदियां जिस स्थान के ऊपर मिलती है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान जो थे, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब विष्णु प्रयाग के बाद में जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है, संयुक्त मतलब आप समझ रहे होंगे, अरे इतने भी पागल नहीं हो आप तो बहुत समझदार हो। संयुक्त मतलब साझा जलधारा। साझा मतलब जो इकट्ठी होकर चलती है, मतलब दो मिलकर और एक इकट्ठा होकर चले ना, ऐसा। तो जैसे ही अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिली विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग के बाद में जब आगे बढ़ी तो उस जलधारा का नाम अलकनंदा था। विष्णु प्रयाग के बाद में जो नदी आगे बढ़ती है उसका नाम अलकनंदा होता है। इस अलकनंदा के अंदर जो नदी आकर मिलती है, पहली नदी, उसका नाम होता है नंदकानी। पहली नदी जो आकर मिली उसका नाम था नंदकानी नदी। नंदकानी नदी जिस स्थान के ऊपर मिलती है उस स्थान का नाम होता है नंद प्रयाग। प्यारे स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कौन सा स्थान है, नंद प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो आगे से आकर एक पिंडार नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम होता है पिंडार नदी। अब पिंडार नदी जिस स्थान के ऊपर आकर मिलती है उस स्थान का नाम है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और ये अलकनंदा आ रही है ऊपर से, अलकनंदा और पिंडार का जो संगम है इनका दोनों का, वो किस नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ी तो यहां से एक नदी बहती हुई आई जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, ये ऊपर से अलकनंदा आ रही है, नीचे से मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी किस स्थान के ऊपर मिलती है तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग। और उसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है। ये अलकनंदा और ये नदी कौन सी है, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम से। 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहां तक ही निकल जाएंगे, यहां तक ही आपको याद होने चाहिए बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से, कि कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपने याद रखना है। प्यारे स्टूडेंट, ये याद रखें कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग, और इस देवप्रयाग के बाद में जो जलधारा आगे बढ़ती है, जो पानी का बहाव आगे बढ़ता है, जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं तो आप बता देना, गंगा माँ के नाम से। नरेंद्र मोदी नहीं कहते मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया, आपको भी बुलाएगी कभी गंगा माँ, नरेंद्र मोदी की तरह ही, तो कोई बात नहीं है, देखें। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ी, और जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसके किनारे आता है ऋषिकेश, पहला शहर ऋषिकेश। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है तो हरिद्वार, और उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ी तो उत्तराखंड का क्षेत्र समाप्त हो गया और यूपी में प्रवेश कर गई। और जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ी तो यूपी में प्रवेश करते ही पहला शहर आया बिजनौर उत्तर प्रदेश। उसके बाद में दूसरा शहर आया नरोरा, जहां पर एक परमाणु संयंत्र भी है। नरोरा उत्तर प्रदेश का कौन सी नदी के किनारे है तो आप बता देना, गंगा नदी के किनारे। और उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ी तो एक शहर आया कन्नौज, बहुत अच्छे, कन्नौज। इस कन्नौज के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी सहायक है गंगा की। रामगंगा जो नदी है वो सहायक है कौन सी नदी की तो आप बता देना साथियों, गंगा की सहायक है। और रामगंगा नदी गंगा में कहां पर मिलती है, कन्नौज में। कन्नौज कहां है, उत्तर प्रदेश में। इस रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है कालावाड़ बांध, उत्तर प्रदेश। और इसी रामगंगा नदी के किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रायबरेली, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, वो कौन सी नदी के ऊपर है, रामगंगा नदी।
आखिरकार ये रामगंगा ये भी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। बहुत ज्यादा पवित्र नदियां हैं जिसमें से एक रामगंगा भी है। बड़े सब कुछ पवित्र ही पवित्र है ना, जिसमें से एक पवित्र नदी रामगंगा है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल के पास से निकलती है। ये रामगंगा नदी जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने रामगंगा नदी जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने राहिब के नाम से जाना था। रामगंगा नदी जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने किस नाम से जाना? राहिब के नाम से। और ये रामगंगा नदी जिसका वर्णन सकंद पुराण में भी मिलता है। रामगंगा नदी का वर्णन सकंद पुराण के मानखंड के अंदर मिलता है। सकंद पुराण का जो मानखंड है ना, उसके अंदर रामगंगा नदी का वर्णन मिलता है। और सकंद पुराण के मानखंड में इस रामगंगा को किस नाम से जाना गया है? तो आप बताएंगे रथवाहिनी के नाम से। सकंद पुराण के मानखंड में रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से, और रथवाहिनी जो या रामगंगा नदी है इसको मुस्लिम इतिहासकारों ने राहिब कहा है। ये रामगंगा नदी जो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी रामगंगा है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर मिलते हैं? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं। बहुत अच्छे। वैसे भारत के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूछे ना, मतलब बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र पूछे, तो आप बताएंगे टोटल भारत के अंदर 50 है, जिसमें से एक जिम कॉर्बेट भी है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर है। सबसे छोटा पेंच है, सबसे बड़ा यदि बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। लेकिन बाघों की गिनती के अनुसार, टाइगरों की गिनती के अनुसार, टाइगर्स की गिनती के अनुसार देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। उसके बाद में देखें, हम तो नदी पढ़ रहे हैं, नदी पढ़ लो, ज्यादा इन चीजों में नहीं घुसना है, आगे चलकर सभी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है, बढ़ने दो। आगे बढ़ती है तो गंगा नदी के किनारे एक शहर आता है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे एक शहर आता है। इस इलाहाबाद के अंदर, इस इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया बाबा योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। पहले इसका नाम प्रयागराज ही था। राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे 606 से लेकर 647 तक। वो राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक धार्मिक सभा करता था। राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक धार्मिक सभा का आयोजन इलाहाबाद में करता था, और जितना भी धन कमाता था वो सारा धन इलाहाबाद के अंदर दान करते। बहुत बड़ा दानवीर था। आजकल कोई दान करे ना 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, नहीं, दान कर दिया तो हमारे जो युवा पीढ़ी है जो कोचिंग वगैरह करते हैं या जो पढ़ने जाते, दान कर दिया तो इनके पास में कुछ नहीं बचेगा। नहीं, इन्होंने भी तो धुआं उठाना अच्छे तरीके से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास में एक राजा हर्षवर्धन हुआ करता था जो 606 से लेकर 647 तक था। वो प्रत्येक 5 साल में एक बड़ा धार्मिक प्रोग्राम करता था प्रयागराज के अंदर, और जितना भी धन कमाता था सारा धन दान कर दिया करता था इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। लगभग उसने 8 धार्मिक सभाएं की थी। बाबर ने क्या किया कि बाबर जो मुस्लिम शासक था जिसने मुगल वंश की नींव डाली थी, उस बाबर आया, बाबर का मुगल वंश शुरू हुआ, और जैसे ही बाबर ने इन चीजों की शुरुआत की, अपने वंश वगैरह की शुरुआत की, तो नाम बदलने की कोशिश की और इलाहाबाद का नाम बदलकर, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। उसके बाद में 2017 के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना यूपी का, उसने भाई साहब उसका भी इलाज कर दिया, इलाहाबाद का नाम फिर से क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। और आज ये इलाहाबाद जो प्रयागराज हो चुका है। लेकिन आप दोनों याद रखिए, इलाहाबाद और प्रयागराज जो एक दिन की राजधानी भी बना था। इस इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आकर मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इसका भी पानी मिला देते हैं इसके अंदर। हमारे पास में यहां पर उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है बच्चे? तो आप बताएंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। किसी बुक में आपको 1370 भी मिल जाएगी तो चिंतन मत करना, चिंतन करने के लिए बहुत सारी चीजें, ये चिंतन की चीजें नहीं है। गंगा नदी जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ जिले में स्थित, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद में ये आगे बढ़ती है और ये नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड वगैरह से बहती हुई जब ये आगे बढ़ती है थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, उसके बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के अंदर यमुना नदी गंगा के अंदर मिल जाती है। इस यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है तो आप बताएंगे पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर हरियाणा, दिल्ली पड़ता है, आगरा पड़ता है, मथुरा पड़ता है, मथुरा जो यूपी के अंदर है वो पड़ता है, और इसके किनारे एक हमीरपुर शहर भी पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है बच्चे? हमीरपुर शहर भी पड़ता है। अब ये जो यमुना नदी है इसकी हम सहायक नदियां देखेंगे, उन सभी का पानी इलाहाबाद में गंगा में मिलवाएंगे और उसके बाद में गंगा नदी को आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो ये सभी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। अब हम गंगा की दाएं तट की और बाएं तट की दोनों सहायक नदियां पढ़ेंगे। गंगा का यदि बायां तट देखा जाए तो ये है, और दायां तट यमुना का यदि हम बायां तट देखें तो ये, और यदि दायां तट देखें तो हमारे पास में ये पड़ता है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि यमुना जो नदी है इसके बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं ये आप यहां पर लिख लीजिए। इसके बाएं तट की एक बार साफ कर देते हैं। इसके बाएं तट की है वो कौन कौन सी है तो आप बताएंगे वरुणा, हैंगर, हिंडन। बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिंडन, हैंगर, वरुणा, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। और दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें नाम आता है चंबल नदी, उसके बाद में केन नदी, और उसके बाद में नाम आता है बेतवा नदी का। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये जो चंबल नदी है जिसका प्राचीन नाम चरमवती भी था, चंबल नदी जिसका प्राचीन नाम चरमवती भी हुआ करता था, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहां उनके अंदर जानापाव की पहाड़ी है, और उन जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। ये चंबल नदी जिसके किनारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर पड़ता है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल नदी के ऊपर स्थित है। और राजस्थान का कोटा जो शहर है, अच्छा और सुंदर शहर है, कोटा जो है वो भी चंबल नदी के ऊपर पड़ता है। इस चंबल नदी के ऊपर 3 बांध भी पड़ते हैं। 3 बांध कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लें। जिसमें नाम आता है, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा गांधी सागर बैराज है, ये मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास में पड़ता है, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है जवाहर सागर बैराज, ये जवाहर सागर जो बैराज है ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध राजस्थान के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में जो तीसरा बांध आता है उसमें नाम आता है राणा प्रताप सागर बांध, ये राणा प्रताप सागर बांध भी कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद में प्यारे साथियों सेकंड नदी जिसका नाम है केन नदी, ये केन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर पहाड़ी किसमें स्थित है तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहने का मतलब ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और उत्तर प्रदेश का जो बांदा कस्बा है वो इसी के ऊपर स्थित है, केन नदी के ऊपर। और उसके बाद में नाम आता है बेतवा नदी। कौन सी नदी आता है? बेतवा नदी। ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकलने वाली नदी है ये बेतवा नदी, जिसके किनारे मध्य प्रदेश का सांची शहर पड़ता है। सांची के बाद में मध्य प्रदेश का विदिशा शहर पड़ता है। विदिशा के बाद में मध्य प्रदेश का एक शहर और है जिसका नाम क्या है? ओरछा। मध्य प्रदेश का ओरछा, विदिशा और सांची कौन सी नदी के ऊपर स्थित है तो आप बताएंगे बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। यह बेतवा नदी जिसके किनारे उत्तर प्रदेश में 2 बांध भी पड़ते हैं, जिसमें नाम आता है
एक बांध जिसमें नाम आता है राजघाट बांध, राजघाट बांध, और दूसरा बांध जिसका नाम है माता टेला बांध। माता टेला बांध और राजघाट बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के ऊपर पड़ते हैं। उसके बाद में एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप बता देना। काली सिंध सहायक नदी है यमुना की। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है छिपरा, कुआरी, छिपरा जिसके किनारे उज्जैन शहर है, और कुआरी नदी, छिपरा और कुआरी नदी वो चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल की। चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, हिंडन, हैंगर, वरुणा, इन सभी का पानी लेकर यमुना नदी इलाहाबाद के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलने के बाद में आगे की तरफ बढ़ती है तो इसके किनारे आता मिर्जापुर, नैनी, और उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो एक शहर आता है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर आता है, और इस गाजीपुर के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी गंगा की सहायक है, ये तो आपको पता चल ही गया। गोमती नदी गंगा की सहायक है जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। लेकिन गोमती नदी कहां से निकलती है, क्या इसके क्वेश्चन बनते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर एक झील पड़ती है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत जिला, और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अंदर एक झील स्थित है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अंदर, जिसका नाम है फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, और ये गोमती नदी जो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और गाजीपुर से बहती हुई गंगा नदी के अंदर मिलती है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर पूछे तो आप बता देना लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? गोमती नदी। गोमती नदी जो कहां से निकलती है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से। अरे वुलर नहीं, फुलहर। वुलर तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन फुलहर झील की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। गंगा की वो सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, और मैदानी क्षेत्र से निकलने के बाद में गंगा के अंदर मिलती है। कौन सी है? गोमती नदी है, याद रखें। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती, तो गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो अब उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है और वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में जैसे ही प्रवेश करती है तो एक शहर आता है जिसका नाम है पटना। एक शहर आता है जिसका नाम है पटना, और इस पटना के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी, ये नदी बहती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में। सोन नदी, ये नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित अमरकंटक पठार से या अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती है सोन नदी। सोन नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो रेत है वो बिल्कुल सोने की तरह पीला है, जिसके कारण इस नदी का नाम सोन पड़ा। ये सोन नदी जिसके किनारे उत्तर प्रदेश में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध कौन सी नदी के ऊपर है? सोन नदी के ऊपर पड़ता है, और ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। एक्चुअल डाटा तो ये है कि ये रिहंद बांध रिहंद नदी के ऊपर है, और वो रिहंद नदी जो सोन नदी के सहायक है, लेकिन वो छोटी नदी है तो रिहंद बांध कई बार सोन नदी के ऊपर ही दिखा दिया जाता है। यदि अलग पूछे तो रिहंद बांध रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी सहायक है सोन नदी की। सोन नदी जो अमरकंटक पठार या अमरकंटक पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और झारखंड से बहने वाली नदी है। उसके बाद में जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बिहार का छपरा आता है। इस छपरा के अंदर एक ऊपर से तिब्बत वगैरह से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी का नाम आपने सुना होगा, बाबर के द्वारा लड़ी गई वह लड़ाई। बाबर के द्वारा लड़ी गई वह लड़ाई जो जल और थल दोनों जगह लड़ी गई थी, घाघरा का युद्ध। बाबर जो मुगल वंश का शासक था, उस बाबर के द्वारा लड़ी गई अपने जीवन की वह लड़ाई जो जल और सथल दोनों में लड़ी गई थी, तो कौन सा था? घाघरा का युद्ध। क्योंकि घाघरा एक नदी का नाम है। ये घाघरा नदी तिब्बत से निकल कर आती है।
तिब्बत से निकल कर आती है, उसके बाद में नेपाल वगैरह से बहती हुई ये कहां पर प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे यूपी में। और यूपी में जैसे ही घाघरा नदी प्रवेश करती है, इस नदी का नाम सरयू हो जाता है। घाघरा नदी जिसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे सरयू। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देना सरयू नदी के नाम से जानते हैं। जिसके किनारे उत्तर प्रदेश का अयोध्या पड़ता है, जिसके किनारे फैजाबाद पड़ता है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या, फैजाबाद और वलिया कौन सी नदी के ऊपर है? घाघरा नदी। ये घाघरा नदी जिसका दूसरा नाम सरयू है, याद रखना है आपने। और इसी घाघरा की एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? राप्ती। राप्ती इसकी सहायक नदी है, छोटी घाघरा की एक छोटी सहायक नदी जिसका नाम है राप्ती। और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कस्बा, जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वो गोरखपुर राप्ती नदी के ऊपर है। राप्ती सहायक घाघरा की, घाघरा जिसका दूसरा नाम है सरयू, और इसके किनारे अयोध्या, फैजाबाद और वलिया कस्बा पड़ता है। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है, और जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक शहर आता है हाजीपुर, एक शहर आता है हाजीपुर। और इस हाजीपुर के अंदर, इसको साफ कर दे भाई, यदि आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके तुरंत लिख लीजिए, वीडियो को बैक करके लिख लीजिए ना, साफ करना पड़ेगा इसको, शहरों को। उसके बाद में हाजीपुर, इस हाजीपुर के अंदर भी नेपाल से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक। नेपाल में इस गंडक नदी को सालिग्राम के नाम से जानते हैं। नेपाल के अंदर जो गंडक नदी है इसको हम सालिग्राम के नाम से जानते हैं, और भारत में इसे गंडक या सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस नदी को गंडक अथवा सप्तगंडकी के नाम से, और नेपाल में इस नदी को सालिग्राम के नाम से जानते हैं। ये गंडक नदी, यदि आपसे पूछे गंडक परियोजना कौन से दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो आप बता देना गंडक परियोजना बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपने याद रखना है। और गंडक जो नदी है वो हाजीपुर बिहार के अंदर आकर मिलती है, किसके अंदर, तो आप बताएंगे गंगा के अंदर। उसके बाद में गंगा आगे बढ़ती है तो बिहार का एक शहर आता है भागलपुर, बिहार का एक शहर आता है भागलपुर, और इस भागलपुर के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में स्थित गोसाईयान चोटी से निकलती है। कोसी जो नदी है ना, कोसी नदी, ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में स्थित गोसाईयान चोटी से निकलती। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में स्थित गोसाईयान चोटी से निकलती है। ये कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, नेपाल वगैरह से बहती हुई बिहार में आती है, और बिहार में आकर कोहराम सा मचा देती थी। अब तो हालांकि इस कोसी नदी के दोनों तरफ बांध बना दी गई ताकि अपना मार्ग ही ना बदले, इसका इलाज कर दिया एक तरीके से ना। कोसी नदी 1962 में कोसी नदी के दोनों तरफ बांध बना दिए गए थे। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखें किस प्रकार से क्या होता है। मान लो कोसी नदी आज इस क्षेत्र से बह रही है, 20 साल इसी क्षेत्र से बही, उसके बाद में कोसी नदी ने दूसरा मार्ग बना लिया। अब जो पहला मार्ग खाली हुआ था उस जगह को लोगों ने कब्जा लिया, पूरे गांव के गांव उसके अंदर बस गए, लेकिन कोसी नदी थोड़े दिन के बाद में उसी मार्ग से फिर आ गई। जो भी रास्ते में गांव वगैरह थे, शहर वगैरह थे, वो सारे ध्वस्त हो गए। तो एकदम मतलब लोगों की काफी जान और माल दोनों की हानि हुई है। तो इसे बिहार का शोक घोषित कर रखा है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में स्थित गोसाईयान चोटी से निकलती है। बिहार में बाढ़ वगैरह का प्रकोप कम करने के लिए 1962 के बाद में कोसी नदी के दोनों तरफ बांध बना दिए गए ताकि अपना मार्ग ना बदले। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में ये गंगा नदी आगे बढ़ती है। अब ये आगे बढ़ी तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम है महानंदा नदी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से एक नदी निकलकर आई, महानंदा नदी। और जैसे ही महानंदा नदी निकलकर आई तो पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है मालदा। उस मालदा के अंदर ये महानंदा नदी गंगा के अंदर आकर मिल गई। अब जैसे ही गंगा नदी के अंदर यहां पर मिली तो गंगा नदी यहां से दो भागों में विभक्त हो गई। एक भाग हुगली के नाम से दक्षिण में बहने लगा और एक भाग गंगा का आगे की तरफ बहता है।
और आगे की तरफ बहता है तो भारत समाप्त हो जाता है और बांग्लादेश शुरू हो जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर एक भाग गंगा का बांग्लादेश में चला जाता है और एक भाग हुगली के नाम से दक्षिण की तरफ बहने लगता है, महानंदा नदी मिलने के बाद मालदा पश्चिम बंगाल के अंदर से। तो ये चीजें याद रखें, महानंदा नदी जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह की पहाड़ियों से निकलती है, ये किनारे याद रखना है। ये याद रखिएगा, कलकत्ता और हुगली शहर, कलकत्ता और हावड़ा, कलकत्ता और हावड़ा जो शहर है, कलकत्ता और हावड़ा शहर है, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे हुगली नदी के ऊपर। याद रखिएगा, इसी के ऊपर कलकत्ता बंदरगाह भी स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता पोर्ट कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो हुगली नदी। कलकत्ता पोर्ट को हम पूर्व का लंदन भी कहते हैं। पूर्व का लंदन कौन से पोर्ट को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कलकत्ता पोर्ट को। पूर्व का लंदन कौन से पोर्ट को कहा जाता है? तो आप बता देना कलकत्ता पोर्ट को, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। इसी हुगली नदी के किनारे एक बांध पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे फरक्का बांध। हुगली नदी के किनारे एक बांध पड़ता है जिसका नाम है क्या है? फरक्का बांध। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि फरक्का बांध कहाँ है? तो आप बता देना फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना हुगली नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन इस हुगली की एक सहायक नदी है, इस हुगली की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार झारखंड, पलामू झारखंड से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार जिसको संसाधनों की अधिकता के कारण जिसको भारत का रूर कहते हैं, वो छोटा नागपुर पठार जिससे निकलती है पलामू, छोटा नागपुर पठार के पलामू झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और धनबाद, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और धनबाद झारखंड कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? दामोदर नदी। लेकिन ये दामोदर नदी जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ये दामोदर नदी जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी को और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये दामोदर नदी जिसके किनारे पड़ता है पचेत हिल बांध, पचेत हिल बांध, तिलैया बांध, पचेत हिल बांध और तिलैया बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। तो ये चीजें याद रखिएगा। दामोदर नदी का जल उठाती है हुगली, यहां से हुगली जाती है बंगाल की खाड़ी में, ऊपर से गंगा आती है बंगाल की खाड़ी में, और यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। तो ये गंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट थे। सुंदरवन डेल्टा जिसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में और 40% हिस्सा भारत के अंदर फैला है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष भी मिलते हैं। तो ये सभी गंगा नदी के पॉइंट थे। गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा का ये हिस्सा जो बांग्लादेश में गया है ना, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा, पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना आगे चलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यहां से हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा के माध्यम से गिरती है। तो ये सभी पॉइंट थे। आशा करता हूं कि गंगा नदी तंत्र आपको समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे साथ में लगातार बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।